आई होप सभी लोगों को कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, पर उससे पहले एक और चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? इट इज़ द reduction in the value of a fixed asset due to normal wear and tear, passage of time, and obsolescence। तो क्या लिखा है यहाँ पे, हम एक एक वर्ड ढंग से समझने वाले हैं कि क्या होता है इस डेप्रिसिएशन का मीनिंग। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है इट इज़ द रिडक्शन, किस चीज़ में, इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। किस कारण से होता है ये? ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम या ऑब्सोलेसेंस। तो अब समझते हैं कि ये क्या है। डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है, आपकी जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन क्या कम करता है? सिर्फ फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को ही कम करता है, मतलब नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है इस डेप्रिसिएशन के कारण। उस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रही है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये रिडक्शन हो कैसे रही है? सबसे पहली चीज़, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। नॉर्मल जो हम चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, जैसे जो फर्नीचर है, फॉर एग्जांपल सोफ़ा, तो उसका जो ऊपर का कवर है वो दिन बर दिन क्या होता है, ख़राब होता रहता है। ऐसे ही क्या होता है, मशीनरी होती है, उस पर जंग लग जाता है। तो जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण रिडक्शन हो रही है किस में, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, वो क्या है, डेप्रिसिएशन। सेकंड क्यों ये हो सकती है चीज़ डेप्रिसिएशन? पैसेज ऑफ टाइम। हम दिन भर दिन ये फिक्स्ड एसेट को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि याद करो हमने क्या सीखा था, नॉन करंट एसेट में किस लिए होते हैं नॉन करंट एसेट, दे आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, बल्कि हमने क्यों रखे हुए होते हैं वो, टू बी यूज्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमारा इंटेंशन उनको बेचना नहीं होता, उनको यूज़ करना ही हमारा इंटेंशन होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको यूज़ करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब जो उसने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाता है वो एसेट, वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और थर्ड जो वर्ड यहाँ पे लिखा है वो है ऑब्सोलेसेंस। अब ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलीट होना, पुराना हो जाना, आउटडेटेड हो जाना। क्योंकि क्या हो रहा है, सबके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो जा रहे हैं, जो फैशन है वो चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी न्यू आती रहती है, इनोवेशन आती रहती है। तो क्या होता है, एसेट्स जो होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो पुराने होते जाते हैं, वो आउटडेटेड होते जाते हैं, मतलब वो ऑब्सोलीट होते जाते हैं। तो इस कारण से भी जो रिडक्शन आ जाती है आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, उसको भी आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हो। अब इन रीजंस के कारण जो रिडक्शन हो रही है आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम समझे फिक्स्ड एसेट क्या होता है। फिक्स्ड एसेट हमें अच्छे से पता है वो अपने साथ क्या लेके आता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब ये डेप्रिसिएशन असल में क्या सिग्निफाई करती है, ये डेप्रिसिएशन वही अमाउंट सिग्निफाई करती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने रियलाइज कर ली उस एसेट से। इसकी डेफिनेशन में ज़रूर लिखा हुआ है कि ये क्यों है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। अब इन रीजंस के कारण क्या हो रहा है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो हम डिराइव कर ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यूज़ करते हैं उस एसेट को, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है, मतलब कि उसके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो भी कम होते रहते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते थे, जब जिस पीरियड में वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, वो उस पीरियड की क्या होती है, वो डेप्रिसिएशन होती है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से समझ आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, ये एक
खर्चा है। क्यों? क्योंकि ये असल में क्या अमाउंट सिग्निफाई कर रहा है कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी रियलाइज उस पीरियड में कर लिए, वही क्या है, वो डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जो डेप्रिसिएशन होती है, वैसे जो हम खर्चा करते हैं वो क्या होता है, वो कैश में खर्चा होता है। अब डेप्रिसिएशन रिडक्शन हो रही है एक एसेट की वैल्यू में। अब क्या इसमें कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, हम बेनिफिट जो है वो रियलाइज करी जा रहे हैं, तो एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है। इसलिए ये जो डेप्रिसिएशन होती है, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि खर्चा जो है वो तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे जो येट टू बी रियलाइज थे, वो अब रियलाइज हो गए एक पीरियड में। तो ये क्या है, बेनिफिट्स जो हमने ऑलरेडी रियलाइज कर ली वो खर्चा होता है। तो इसलिए ये खर्चा तो है, लेकिन इसमें कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एक तो हमने ये चीज़ सीख ली कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, इट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ सिर्फ फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट की ही वैल्यू जो है वो क्या होती है, डेप्रिसिएट होती है विद टाइम। क्यों होती है? ड्यू टू नॉर्मल वेरिएंट है, नॉर्मल जो यूजेज करते हैं उस कारण से पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीती जा रहा है, वैल्यू कम हो जा रही है। और अब सॉलिसेंस टेक्नोलॉजी आउटडेट हो रही है, चीज़ें आउटडेट हो जा रही है, आउट ऑफ फैशन हो जा रही है। तो क्या वो सब क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन होता है। दूसरी चीज़ जो हमें पता चली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है। क्यों है एक्सपेंस? क्योंकि ये वो बेनिफिट सिग्निफाई करता है जो हम ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं। और साथ में क्या सीखा कि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं इन्वॉल्व हो रहा, ये सिर्फ आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। बेनिफिट आपने रियलाइज कर लिए तो एक्सपेंस तो है, पर कैश कोई आपका बाहर नहीं जा रहा बिजनेस से। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट होता है, जो फिक्स्ड एसेट को लाने के लिए हमने पैसे खर्च किए होते हैं, वो तो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो चीज़ हमें अच्छे से पता है कि जो भी हमने खर्चा कर दिया एक फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करने के लिए, वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर ये जो डेप्रिसिएशन है, ये क्या अमाउंट सिग्निफाई कर रही है, जो बेनिफिट्स हमने रियलाइज़ कर लिए। तो मतलब कि ये खर्चा जो है ये क्या है, डेप्रिसिएशन जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब ये पता चलने के बाद एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं बनाऊँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो बैलेंस शीट हमें अच्छे से पता है 4 कॉलम्स रहते हैं। लेफ़्ट साइड पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज़, यहाँ पे कैपिटल ऑब्वियसली इंक्लूडेड होती है, तो पर मैं फिर भी यहाँ पे लिख दूँ लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। फिर यहाँ पे लिखा होता है अमाउंट इन रुपीज़, फिर यहाँ लिखे होते हैं एसेट्स, और फिर से यहाँ लिखा होता है अमाउंट इन रुपीज़। इसका फॉर्मेट हमें पता है क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज़ सीख चुके हैं। और ऊपर हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट एक डेट, जिस दिन के ये बैलेंसेस क्या करती है, सिग्निफाई कर रही होती है बैलेंस शीट। और यहाँ पे इसका क्या लगता है, अमाउंट्स का टोटल लग जाता है, और ये दोनों टोटल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, जो 5 चीज़ों में से हमारी 3 चीज़ें थी, वो 3 चीज़ें तो कहाँ चली जाती है, बैलेंस शीट में चली जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, हम एसेट्स लिखते हैं। अब एक्सपेंसेस और इनकम हमने वहाँ पे सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, तब तो मैंने आपको ऐसे ही लिख के दिखा दिया था कि एक्सपेंसेस इतने, इनकम इतनी। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, मतलब कि जो भी ओवरऑल रिजल्ट निकलता है वो कहाँ चला जाता है, वो यहाँ पर कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब वो असल में निकलता कैसे है, उसके लिए हम बनाते होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मैं प्रॉपर फॉर्मेट अभी नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इसमें जो समझने वाली अभी भी रहती है। हम इसको भी सही टाइम पे ही इसका सही फॉर्मेट सीखेंगे। पर यहाँ पर लिखा होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखी होती है अमाउंट इन रुपीज़, यहाँ पर भी लिखा होता है पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर भी लिखी होती है अमाउंट इन रुपीज़। तो अब होता क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड तो हम क्या लिखते हैं, सारे खर्चे लिखते हैं।
तो सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस इंक्लूडेड एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेफ़्ट साइड पे हम क्या लिख देते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, सारी इनकम्स और गेंस लिखते होते हैं। तो इनकम्स होती है वो सारी राइट साइड पे रहती है, फिर से ऐसे कर टोटल लगता होता है, और जो ओवरऑल रिज़ल्ट होता है वो या तो यहाँ पे बचता है या यहाँ पे बचता है, या तो नेट प्रॉफिट रहता है या फिर क्या रहता है, नेट लॉस रहता है। तो अगर इनकम का जो टोटल है वो ज़्यादा हुआ एक्सपेंसेस के टोटल से, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी किसकी, प्रॉफिट की, और अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है इनकम से, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी किसकी, लॉस की निकलेगी। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ यही बताना था कि जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और जो एसेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल है वो हमें ऑलरेडी पता है वो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रख लो, कभी पूरी अकाउंटिंग में चेंज नहीं होने वाली कि एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल कहाँ पे होंगे, हमेशा बैलेंस शीट में जाने हैं, और एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्लूडेड और इनकम में भी गेन्स इंक्लूडेड, ये हमेशा कहाँ जाने वाले हैं, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, जैसे कि हमने फर्नीचर खरीद लिया, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लगे उस पर वो सब ऐड करके हमारे पास एक वैल्यू आई, मान कर चलते हैं क्या, 50,000। अब इस पीरियड में हमने कितने बेनिफिट्स रियलाइज़ कर लिए, मतलब कि डेप्रिसिएशन कितनी थी, जो रिडक्शन हो गया इस एसेट की वैल्यू में, इस फर्नीचर की वैल्यू में, वो हम मान कर चल लेते हैं कितना हो गया, ₹5,000। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या मेथड्स रहते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे, पर अभी के लिए हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ की नीड है। तो अब हमारे पास जो फर्नीचर रह गया वो कितने वाला रह गया, वो रह गया 45,000 का। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हर चीज़ का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो फर्नीचर था वो 50,000 रुपये का था, मतलब 50,000 के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलने थे। लेकिन क्या हुआ, पीरियड के एंड में इतनी डेप्रिसिएशन पड़ गई, मतलब इतनी रिडक्शन हो गई उस एसेट की वैल्यू में। मतलब क्या, डेप्रिसिएशन पहले तो यहाँ पे मैं लिख भी दूँ कि माइनस ही होती है हमेशा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या करती है, उस एसेट की वैल्यू को कम करती है। तो इतनी डेप्रिसिएशन हो गई 5,000 की, मतलब क्या, इतने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमने रियलाइज कर लिए इस पीरियड में। और ये वाली जो अमाउंट बाद में बैलेंस रह गई 45,000, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, अभी भी पीरियड के एंड पे 45,000 के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें इस एसेट से मिलने हैं। तो हमें हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि हर एक अमाउंट क्या चीज़ सिग्निफाई कर रही है। तो अब देखो क्या होता है, एसेट जो होता है, एसेट की वैल्यू हमारे पास इतनी बच गई पीरियड के एंड में, हमें पता है बैलेंस शीट में कौन से बैलेंसेस जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस रहा इस फर्नीचर का, वो तो यहाँ चला जाएगा एसेट साइड पे, और ये डेप्रिसिएशन जो खर्चा था वो खर्चा कहाँ चला जाएगा, यहाँ एक्सपेंस में चला जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप इतनी चीज़ सभी लोगों को समझ में आई हो और पता चल गया कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, जो हम फिक्स्ड एसेट पे खर्चा करते हैं, वो भी कहाँ जाना है, वो यहीं पे जाना है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन कैसे जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे जैसे हम ये बेनिफिट्स डिराइव करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में एक और चीज़ बता दूँ, क्या हर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है? नहीं, लैंड जो होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती होती है। तो लैंड क्या है, इट इज़ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट नहीं करती। हम डेप्रिसिएशन बाकी हर फिक्स्ड एसेट पे लगाएंगे, लेकिन लैंड क्या है, एक एक्सेप्शन है, इट इज़ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट नहीं करती ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू उल्टा बढ़ जाती होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है डेप्रिसिएशन का। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक था ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड एसेट ही होता है और बाद में जितने जितने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम डिराइव कर लेते हैं वही क्या होती है, वो डेप्रिसिएशन होती है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसीलिए मैंने ये डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है आपको अभी ही बताना ज़रूरी समझा। तो अभी के लिए बस इतना ही। Do share this video. Thanks for watching. Keep smiling and keep learning. I'll see you in the next lecture. Bye bye.